सबका ऑडियो वीडियो क्लियर है पर रिस्पॉन्ड करना सबको। गुड इवनिंग। चलो ठीक। कौन सा बताओ, जल्दी बताओ। कौन सा? 35 का ए बी सी कौन सा पार्ट? 35 का एक ही क्वेश्चन है। एक मिनट देख लेते हैं। कैसा था, क्या क्वेश्चन था, बताना जरा। ठीक। 100 ग्राम का मास है। ऊपर साइड में एक पुली है। नीचे में 500 ग्राम लटक रहा है। इधर ऐसे। कितना? 50। ठीक है। देखो, इसको ना एक लाइन में बना सकते हो। समझना किस टाइप से। हाँ ठीक। हाँ हाँ। अच्छा, स्कूल वाले से नहीं आ रहा ना, चलो ठीक है। सबसे पहले, अगर इसमें T1 माने, तो नीचे जो mg होगा, देखो ये ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट करो। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 कितना होगा, 0.5 केजी होगा, देखो तो ये। तो 0.5 केजी इंटू 10, तो इसको 5 लिख दे, नीचे 5 न्यूटन। ठीक है। चलो, तो इधर हो जाएगा T1। इस साइड नॉर्मल। अब याद करो, mg का सीधा दो कंपोनेंट का बात करते हैं। सीधा मास हो जाएगा 0.1। तो mg हो जाएगा 0.1 इंटू 10, एक हो जाएगा। तो 1 sin 30 इधर हो जाएगा 0.5 न्यूटन। और इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos 30। तो cos 30 हो जाएगा √3/2। 1 इंटू √3/2। और इस साइड हो जाएगा T2। टेंशन भी होगा। इस पे हो जाएगा T2 और इसके नीचे हो जाएगा 0.5 न्यूटन। ये देखो तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले देखो तुम सही बनाए थे। जब इतना कुछ सही। हाँ, दिक्कत क्या? हाँ 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 हाँ। पहले बात सुनो। हाँ, तुम पहले ये बताओ, इसमें इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्यों अलग ले रहे हो? अलग लिया था कि सेम लिए थे, पहले ये बताओ। तो कैसे लिए? अरे देखो देखो, इसमें देखो ना। देखो, ऐसा नहीं है। देखो, जब यहाँ क्लियर है ना, देखो, इसका और इसके बीच जो एक्सेलरेशन होगा, जाहिर सी बात है, ये जितना नीचे, बस, तो ये ए, तो इसका भी ए। अब ये जितना ऊपर जाएगा, क्या उतना ही ऊपर ये आएगा? ए। ये तीनों का एक्सेलरेशन सेम हो गया। ठीक है। अब रहा बात इक्वेशन लिखने का। इसमें क्या इक्वेशन लिखोगे बताओ? -T1। बिल्कुल सही। इस पे लिखेंगे, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस, नीचे कौन कौन है, T2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.1 है। देखो, सही है। और इस पे फाइनल इक्वेशन, T2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.05 है। देखो, ये तीनों इक्वेशन सही लिखे थे कॉपी में। हाँ, तो ऐसे ही बनाना है ना। उसके बाद देखो, तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने से T1 गया, T2 गया। तो 5 में से 0.5 दो बार जाएगा तो 4 बचेगा। और इस साइड तुम्हारा कितना बचेगा, तो 0.65 ये बचेगा इधर ऐड करने से। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4/0.65। समझ में आया? ये सब एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इसको डायरेक्ट भी कर सकते, डायरेक्ट से आंसर आ गया होगा। और डायरेक्ट हम बोले थे तभी यूज करने के लिए जब सबका एक्सेलरेशन क्या हो, सेम। ठीक है। यहां तक हम लोग। ना 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 ना।
ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन वाला भी पढ़ लिए थे। एक्सेलरेशन अगर अलग अलग हो तो भी पढ़ लिए थे, ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन। अब उसी कंस्ट्रेंट मोशन को और डीपली थोड़ा पढ़ते हैं। डीपली का मतलब ये है कि देखो, जितना हम बता दिए उससे एससी वर्मा तो बन जाएगा आराम से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कभी कभी कंस्ट्रेंट मोशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा डायरेक्ट, कि बताओ क्या रिलेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग सिर्फ अभी कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि रिलेशन क्या हो। अच्छा, जब अगर ये देखा जाए, ये चीज दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ए वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, और ये वाला जो ब्लॉक है बी किधर जाएगा, आगे जाएगा या ऊपर चला जाएगा, आगे जाएगा। 8। तो अगर पूछा जाए कि A1 और A2 में क्या रिलेशन है, तो हम सिंपल बोलेंगे, क्या बोलेंगे देखना, कि टेंशन है ऊपर के डायरेक्शन में, सेम धागा है, टेंशन इस डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ टेंशन का ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है कंस्ट्रेंट में। चलो, तो कंस्ट्रेंट इसमें और इसमें, इन दोनों में ही सिर्फ कंस्ट्रेंट है। ठीक है, और हमको पता है कि फॉर्मूला लगाना होता है समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे बताओ, टी इंटू A1, आगे क्या लिखोगे, कॉस कॉस 180 प्लस टी इंटू A2, इसमें क्या लिखोगे, कॉस 60। हाँ, क्योंकि इन दोनों के भी 60 डिग्री है, टोटल हो गया 0। टेंशन टेंशन कैंसल, कॉस 180 होता है माइनस, और कॉस 60 हो जाता है 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इक्वेशन आ गया 2A1 इज इक्वल टू ये रिलेशन। तो कभी कभी डायरेक्ट दे देगा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो कभी ये दिमाग में मत रखना कि कभी भी एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ हो तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, ये कभी कोई नहीं बता सकता। ठीक है, इसलिए कंस्टेंट लगाओ, आंसर निकालो। ये एक बेसिक सा बता दिए तरीका। ठीक है, इसको उतार लो, फिर आगे हम और इसको बताते हैं। इसको उतार। अब पता है, अगर अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा रहता, समझो ध्यान से, कि अगर ये क्वेश्चन में ऐसे पूछा रहता कि ये 5 kg है और ये 10 kg है, तो बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं A1 A2, फिर यहाँ मानते हैं नीचे 50। ठीक है, यहाँ नॉर्मल, इधर 100। ठीक है, तो ये तो एक इक्वेशन आ गया। टोटल अननोन कितना है देखो तो। देखो, टेंशन A1 A2 नॉर्मल, नॉर्मल भी तो है ना, 4 हो गया। ठीक है, अब इस 4 अननोन को देखो, 4 अननोन को लिखने के लिए हमको कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन तो लिख डालें। इस पे क्या इक्वेशन लिखोगे देखो तो जरा, 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5A1, इसमें तो बहुत आसानी से लिख दिए। ठीक, अब इस ब्लॉक को कंसिडर करो, याद करो, ऑलवेज टेक वन ऑफ द एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो बताओ इस केस में किसका कंपोनेंट किया जाए, टी का। तो इस साइड आएगा टी कॉस 60, और ऊपर के साइड जाएगा टी साइन 60। ठीक है, तो बताओ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ रहा है, टॉप cos 60। और कोई है देखो तो, नहीं है, तो टी कॉस 60 इज इक्वल टू 10A2, ये हो गया दूसरा। इस एक्सिस के अलाउंग, इस एक्सिस के अलाउंग क्या कोई मोशन है, एक्सेलरेशन है, नहीं है।
तो जिस तरफ मोशन नहीं होता तो एक्सेलरेशन नहीं है, उस तरफ नेट फोर्स जीरो। क्या इक्वेशन लिखोगे? यही एन प्लस टी साइन 60। ध्यान से देखो कि ऊपर में दो फोर्स हो गया, अब एन और टी साइन 60 दोनों हो गया, और ये दोनों किसको बैलेंस करेगा? 100 को। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, और एक हो गया ये फोर्थ इक्वेशन। आराम से चार इक्वेशन, चार सब सॉल्व कर सकते हो। इसलिए तुम हमेशा देखो कि एक कंस्ट्रेंट का हेल्प, मतलब एक इक्वेशन कंस्ट्रेंट का लिखना ही होगा। बिना कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिखे हुए तुम सॉल्व कर ही नहीं सकते, अगर तुम एक्सेलरेशन अलग अलग मानो। तो याद रखना कि कंसेप्ट क्या याद रखना कि कभी भी तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन बना रहे हो, और तुमको लग रहा है कि हम एक इक्वेशन शॉर्ट पढ़ रहे हैं, एक इक्वेशन कम हो रहा है, तो ये समझ जाना कि तुम कंस्ट्रेंट का इक्वेशन तुमको लिखना है। ठीक है, इसको उतार लो फटाफट, हम सब बता ही दिए। पिछला वाला क्वेश्चन में इसलिए नहीं लगा था क्योंकि हम सारा का एक्सेलरेशन क्या अलग माने थे कि सेम माने थे, ये बताओ। जो जब सेम हम मान ही लिए तो फिर काहे का कंस्टेंट? जब हमको पता है कि तीनों का एक्सेलरेशन सेम है तो हम कंस्टेंट क्यों लिखेंगे? यहाँ एक्सेलरेशन अलग अलग माने तभी हमको कंस्टेंट लिखना पड़ा। समझे? हाँ हाँ, वो क्लैंप, क्लैंप वाला बहुत आसान है, लास्ट में एक सिंपल सा चीज बता देंगे, क्लैंप का आंसर तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, अभी ये सब पढ़। हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, देखो 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 देखो, सबसे पहले समझना कि अप्रोक्सीमेट हमको कब यूज करना है। जैसे कि तुम्हारा आंसर आ रहा है 0.236 आ रहा है, और ऑप्शन के हिसाब से चलो। यानी कि हमेशा जेई मेंस क्या बोलता है, सेलेक्ट जो करना होता है करेक्ट ऑप्शन, हमेशा अप्रोप्रिएट आंसर चूज करो। कि जैसे 0.236 है और यहाँ 0.24 है, इस टाइप से 0.26 तो हम 0.24 सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये दो डेसिमल तक ले लिया। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपना बेस्ट आंसर हमेशा चूज करो। हमेशा, जैसे एससी वर्मा में जब भी आंसर तुम देखोगे तो देखना, वो जो जब भी आंसर देता है वो हमेशा अप्रोक्स करके देता है। कभी वो तुम्हारा जैसे 0.236 आया ना, वो एससी वर्मा 0.24 दे देगा आंसर हमेशा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक चीज हो गई। अब एक कंस्टेंट बताते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के उसको समझना है, वरना फिर समझ आएगा नहीं, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा चाहिए। इधर देखो, सबसे पहला है इधर, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। तुम मेरे को बताओ, अगर ये आगे जाएगा, ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा, तो बी वाला ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे जाएगा। तो इसका अगर एक्सेलरेशन हम ए वन मानते हैं और इसका एक्सेलरेशन ए टू मानते हैं, तो इसमें कंस्ट्रेंट ए और बी में है। ठीक है, तो ए पर टेंशन किधर है? आगे। और बी पर टेंशन किधर है? ऊपर। तो अगर हम सिंपल सा चीज लिखे तो यहाँ लिखेंगे टी इंटू ए वन, कॉस 0 1 होता है, और इसमें इसमें कितना एंगल है? 180। तो डायरेक्ट लिखते हैं माइनस टी इंटू ए टू इज इक्वल टू 0। कैंसल होके ए वन किसके बराबर आ गया? ये बहुत सिंपल सा, हाँ सिंपल सा चीज था। अब इसी को हम कुछ ऐसा बनाते हैं, और दोनों में डिफरेंस समझना, क्या डिफरेंस है। ये दीवार है, फिक्स दीवार है इस टाइप का। अब बताओ कि ये अगर आगे जाएगा तो ये बी वाला ब्लॉक किधर जाएगा? थोड़ा सा अच्छे से एज्यूम करके बताओ, किधर जाएगा? बताओ क्या। देखो ध्यान से समझना, रस ये क्लैंप है, ये लोहा का क्लैंप है, ये फिक्स्ड है, रिजिड है। यहाँ से धागा इधर लिया है, तो जैसे जैसे ये
आगे जाएगा, ये पुली किधर जाएगा, आगे जाएगा कि यहीं रहेगा, पुली किधर जाएगा, आगे जाएगा। तो ये धागा, तो ये बी वाला यहीं रहेगा कि धीरे धीरे नीचे जाएगा, किधर जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये A1 हो गया और ये A2। ठीक है, अब समझना लॉजिक, है ना, कि बी पर तो टेंशन ऊपर है। ठीक है, बी में कोई दिक्कत नहीं है, बी पर टेंशन ऊपर होगा। अब ए पर टेंशन किधर ड्रॉ करें, क्योंकि ए पर तो पुली लगा हुआ है। तो याद करो हम सिखाए थे कि जब भी किसी बॉडी के साथ पुली अटैच्ड हो तो पुली को साथ रखना है कि हटा देना है, साथ रखना। तो इस ए को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो दो टेंशन किधर किधर होगा, तो जिधर धागा उधर टेंशन, एक टेंशन इधर होगा, एक टेंशन नीचे। ये इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसका एक्सेलरेशन A1 ऊपर है, समझना ध्यान से। अब हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, तो T ऊपर, B को देखो, T ऊपर है और A2 नीचे है, तो प्लस की माइनस, माइनस लिख दिया, माइनस T A2। ठीक है, अब A पर देखना, A पर एक टेंशन है कि दो दो टेंशन है, कितना टेंशन है, ए वाले ब्लॉक पे टेंशन किधर है, एक टेंशन उधर है, एक टेंशन इधर है। ठीक है, अब समझना कि इसको कैसे लिख रहा है। इस टेंशन और A1 के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री। और इस टेंशन और इस A1 के बीच में कितना एंगल है, 90। अब तुम ये बताओ कि जब हम यहां लिखेंगे तो अगर इन दोनों के बीच 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा आंसर, 0 आएगा, क्योंकि उसमें cos 90 लिखना होगा और cos 90 का मतलब 0। इसका मतलब ये है कि इस टेंशन को काउंट नहीं करना, क्योंकि इस टेंशन और A1 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो सिर्फ बचा ये वाला टेंशन, तो यहाँ लिखेंगे प्लस टी इंटू A1 इज इक्वल टू 0। ये टी टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी आया A1 इज इक्वल टू A2। इसमें किसी को देखो डाउट है, इसको काउंट नहीं की, क्यों नहीं काउंट की, क्योंकि इसके लिए थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। ये समझ में आया सबको, देखो तो, है ना, कहीं गलती तो नहीं नजर आ रहा, क्या आ रहा है कहीं गलती, देखो नहीं आ रहा। लेकिन जब हम लोग आंसर लिखें कि A1 इज इक्वल टू A2, तो ये आंसर रॉन्ग बताया गया। अब तुम लोग थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि इस आंसर को रॉन्ग क्यों बोला जा रहा है, कि बी का जो एक्सेलरेशन है और ए का जो एक्सेलरेशन है दोनों का सेम है, क्यों बताया जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो जरा, 1 मिनट इसको जरा देखो कि आंसर क्यों रॉन्ग बताया जा रहा है। क्योंकि हम लोग किए तो सब कुछ सही है, कहीं कुछ गलत नहीं किए। ठीक है, देखो, कोई किसी को समझ में आया गलत क्यों है, या हम समझाएं, ना ना, खुलेगा जो उसके लिए। यहाँ एक चीज है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, एक जो चीज है वो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। कौन होगा टेंशन, सब तो टेंशन ले लिए, ये इस ब्लॉक का टेंशन ले लिए, ए पर जितना टेंशन है वो सब टेंशन ले लिए। देखो, हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये पहले वाला जो केस है, ये फर्स्ट केस जो है, इसमें ब्लॉक बी को देखो, वो सिर्फ नीचे आएगा, देखो तो। अब इसको देखो, हाँ, अब इस बी को देखो, हम लोग को क्या लग रहा है कि ये जब आगे जाएगा तो सिर्फ नीचे जाएगा, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये ब्लॉक नीचे भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। समझ में आया कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि मान के चलो, हम इस पेन को अगर हम सिर्फ दिखाए कि नीचे जा रहा है तो सिंपल लगा नीचे जा रहा है, लेकिन अगर इस हम पेन को, क्योंकि ये यही रुका है कि ये धीरे धीरे आगे जा रहा है, ये बताओ, आगे जा रहा है। तो मतलब कि अगर हम इस पेन का मोशन ऐसा दिखाएं कि हम आगे जा रहे हैं और पेन नीचे जा रहा है, तो तुम्हारे लिए ये पेन, ध्यान से देखो, तुम्हारे लिए ये पेन जो है, तुम तो रुके हो, क्या सिर्फ वर्टिकली जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। इसका मतलब हम लोग, हाँ, इसका मतलब यह है कि अब हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी, क्या लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे
कि वो A2 के साथ नीचे जा रहा है, A2 माइनस जे क्या, और आगे भी जा रहा है, तो आगे किस एक्सेलरेशन से जाएगा, A1 के एक्सेलरेशन से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। तो प्लस A1 आई क्या, ठीक है। तो ये हो गया था वेक्टर फॉर्म में, तो हमको तो पता है कि इस ब्लॉक का, यहाँ पर बनाते हैं, इस ब्लॉक का A1 आगे के साइड है और A2 नीचे के साइड है। तो इसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, क्या उसको लिख सकते हैं, रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये, हाँ, तो ये चीज हम लोग नहीं देख पा रहे थे, और यही इंपॉर्टेंट चीज। इसको उतारो पहले। किसी को कोई डाउट तो नहीं कि हम क्यों लिखे वहां पर रिजल्टेंट क्यों निकाले, किसी को भी कोई डाउट। चलो इसको उतारो। क्या लिखना है बताओ, क्या लिखना है? ये वाला, ये रिलेशन में तो दोनों बराबर होगा, A1 इज इक्वल टू A2, यानी ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन दोनों सेम होगा। लेकिन जब हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ बी बताएंगे तो सिर्फ A2 नहीं बताएंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी दोनों का रिजल्टेंट देना है, A1 और A2 का, समझे। ये तो तुम्हारा A1 और A2 ये सही आया है, लेकिन जब बी का एक्सेलरेशन बताएंगे कि मेरा बी का एक्सेलरेशन क्या है, तो ये आंसर, समझे। चलो एक क्वेश्चन करता हूँ, उस क्वेश्चन से देखो थोड़ा समझ आएगा कि, हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सीखने के बाद, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं कि देखो मेंस वगैरह में क्या क्वेश्चन, इस बार देखें कोई मेंस वगैरह में क्या क्वेश्चन आया, देखना, हाँ, मोशन से देखना, क्योंकि मोशन तो हम लोग पढ़ लिया ना। सर्च करना को, देखो जो चीज पढ़ रहे हो ना उसको एनालाइज किया करो कि सर हमको उस लेवल तक का पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, वो हम बना पाएंगे कि नहीं बना पा रहे हैं। तो जेई मेंस का अब तुम उठा के देखना कि इस साल जो क्वेश्चन आया मोशन का, तुम उसको अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ठीक है। और उसमें एक दो तीन क्वेश्चन आया है, तुम देखना तुम लोग आराम से बना लोगे। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो आगे समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर तुम लोग को देना है, ठीक है। दो क्वेश्चन हम पूछेंगे। एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन,
इसको इन दोनों को पहले बनाओ, फिर एक जेई एडवांस का डायरेक्ट क्वेश्चन दें। को अरे ये तो क्लैंप ही रहेगा ना, धागा से कैसे अटैच करें? ये पूरा, चलो बताते जाओ ना, आंसर हम लिखते जाते हैं। 5√10, चलो इसका आंसर ये आया किसी का, उसका भी सॉल्व करो। धीरे धीरे बनाओगे, गलती होगा तब सीखोगे। चलो 5 मीटर पर सेकेंड, 5√2। ब्लर आ रहा है, ये है, हम लिख देते हैं। पहला वाले का है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस वाले का है एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबका ब्लर आ रहा है कि ठीक चल रहा है सबका? अच्छा, तुम्हारा नेट स्लो है, ठीक है कोई। हम्म, आजकल बारिश बहुत तगड़ा हो रहा है। चलो हम अब बताते हैं आंसर, ठीक है। सबसे पहले बी का, तो अगर इस पर टेंशन टी मानते हैं तो देखो, ये धागा, ये धागा, ये धागा, ये धागा सेम है, टी 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 टी। एक अगर हम बनाए, इधर देखो, एक अगर हम बना रहे हैं, यहाँ पर बना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा। दो पुली है, ठीक है। टेंशन, 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 देखो तो ये बना है कोई एक, यही बना है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन आ गया है 5। और अगर बी का देखा जाए तो इस बी पर एक ही टेंशन है, और किधर है ऊपर, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए डैश, कुछ भी, और ये नीचे मान लेते हैं। अगर ठीक होगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं होगा तो नेगेटिव आएगा, जो आएगा आएगा, देखते हैं। अच्छा, बी पे टेंशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है?
नहीं नहीं, अब अभी तो जैसे कि हम इसका मान लिए नीचे के साइड, जैसे कि ये आगे जाएगा ये नीचे जाएगा, ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं। फिर उसमें हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल भी जाएगा, लास्ट में हॉरिजॉन्टल ऐड कर देंगे, ठीक है, तो बीच में कहीं जाएगा, हाँ ठीक है। तो अभी टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच कितना एंगल है? 180, 100, 180 है। तो माइनस टी इंटू ए डैश लिख दिए, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन देखो, तो ये टेंशन काउंट होगा, ये भी टेंशन काउंट होगा, ये भी टेंशन काउंट होगा, पर ये टेंशन काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, किसको क्यों नहीं ले रहे? नहीं। तो टी टी टी, हाँ, तो देखो टी टी टी, इधर 3t हो गया और इधर 3t है, और एक्सेलरेशन भी इसी साइड है, तो प्लस लिखेंगे, प्लस 3t इंटू 5 = 0। ये टेंशन टेंशन कैंसिल हो गया, तो ए डैश का वैल्यू आ गया 15। ये क्लियर है? हेलो, सबको क्लियर है ये वाला? ठीक है। तो ये जो 15 आया, ये सिर्फ नीचे वाला आया, तो मेरे को ये बताओ बी सिर्फ नीचे भी जाएगा कि आगे भी जाएगा? आगे भी जाएगा, यानी कि हमको फाइनल आंसर ये लिखना है 15 नीचे, और आगे की ओर कितना होगा, 5 होगा। तो इसका मतलब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा √15 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है, कोई निकाले ये वाला? हाँ 5, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है, ठीक है। अब समझना देना, ये तो आ गया 5√10। देख लो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करो पहले। ठीक है, चलो इसको उतार लो, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, इसको उतारो जल्दी। ठीक है, कंस्ट्रेंट सीखो, कंस्ट्रेंट के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, बहुत सारा। उतार ले, सब मिटा दे इसको। ठीक। और इतना सीख लिए ना तो बहुत, मतलब मोर देन इनफ, इतना अगर सीख लियो। देखो, इसको और इसको देखते हैं, ठीक है। तो इस ए वाले पर देखा जाए, इस ए को, जिसके साथ कोई पुली नहीं है, बस एक धागा अटैच है, तो टेंशन टी। इस बी वाले पर एक पुली अटैच है, पुली को बना लेता है, टेंशन टी इस तरफ, एक टेंशन टी नीचे। और सी पर एक ही टेंशन है ऊपर, ए बी सी, ठीक है। तो मान लेता है कि सी नीचे जा रहा है, मान लेता है, ठीक है। इसका इधर एक्सेलरेशन है 2, इसका इधर एक्सेलरेशन है 3, और इसका नीचे एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए के लिए सिंपल लिखेंगे t × 2। कोई दिक्कत ए के लिए? बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बी में ये टेंशन काउंट होगा, लेकिन ये टेंशन काउंट नहीं होगा, पक्का तो? ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे +t × 3, क्योंकि देखो तो टेंशन और एक्सेलरेशन सेम साइड है। लेकिन इसके लिए लिखेंगे -t × a = 0। टी 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 कैंसल, 3 और 2 5, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 5। अब तुमको क्या लग रहा है, ये जो 5 निकाले वर्टिकल, क्या ये सिर्फ वर्टिकल जाएगा या हॉरिजॉन्टल भी कुछ मूव करेगा, क्या लगता है? बस वर्टिकल जाएगा, मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल तो मूव करेगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कितना मूव करेगा, जैसे सी का अगर देखा जाए, ध्यान से देखो यहाँ सी का, कि 5 तो वर्टिकल मूव करेगा ही करेगा, हॉरिजॉन्टल किस साइड मूव करेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट कितना, लेफ्ट कितना एक्सेलरेशन?
3 मीटर। देखो सिंपल ये लॉजिक लगाना, ये सी किसके भरोसे चल रहा है, बी के भरोसे, हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जितना बी आगे जाएगा उतना ही जाएगा ना, कि इससे कम ज्यादा जाएगा, ये बताओ तो। सी का जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, क्या वो बी का ही हॉरिजॉन्टल मोशन होगा कि ए का होगा, ये बताओ। बी का होगा, तो बी का हॉरिजॉन्टल मोशन है इधर, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा √5² प्लस 3²। समझ में आया सबको? तो ये कंस्ट्रेंट का असली डेप्थ है। डेप्थ का मतलब अगर इतना चीज आता, इतना एससी वर्मा में भी नहीं दिया हुआ है, एससी वर्मा में सिंपल है, दो मतलब सिंपल सा अगर भी पता हो ना तो बना लोगे, लेकिन ये डेप्थ हम बताएं कुछ कि इतना डेप्थ तक अगर सीख जाओगे तो कोई भी कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो, कोई भी। ठीक है, अब तुम कोई भी मतलब कोई भी बुक का कंस्ट्रेंट उठाना और बनाने का ट्राई करना, 100% तुम बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको? कौन सा बताएं, बताओ। कैसे हुआ, देखो ए को देखो सबसे पहले। ए को देखें तो टेंशन आगे है और एक्सेलरेशन भी इसका आगे है, cos 0 डिग्री प्लस t × 2। जब बी को देखें तो बी पर पुली अटैच है, तो एक टेंशन इधर था, एक टेंशन नीचे था, और एक्सेलरेशन इधर है। तो हम समझ गए कि ये वाला टेंशन और एक्सेलरेशन 90 डिग्री में, तो इसलिए इसको काउंट नहीं किया, सिर्फ यही वाला टेंशन काउंट होगा। तो इसका भी टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, प्लस t × 2। लेकिन जब सी का देख रहे हैं कि इसका जो टेंशन है ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, cos 180 माइनस t × इज इक्वल टू जी। समझे? समझ में आया क्या? है ना, चलो। अच्छा, एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन था, ठीक है, तुम लोग बनाए हो कि नहीं बनाए हो? ठीक है, पहले मेरे को क्लियर करो, जिसमें 3 ब्लॉक लगा हुआ था, बनाए? देखो हम देखते हैं बुक खोल। अ, देखो ना, एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन होगा जिसमें 3 ब्लॉक होगा, 3 ब्लॉक यानी कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का। देखो तो एचसी वर्मा किसी के पास है तो उसको देखो तो निकालो, ऐसा होगा ये वाला। बनाए इसको तुम लोग? कितना कितना केजी है इसको बना, तो इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? क्योंकि तुम लोग किस तरीके से किए और हम किस तरीके से बताते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। इसका बताना क्या क्या होगा। ये 1 केजी है, फिगर ऐसा ही है ना, देखो तो फिगर बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हाँ, वो कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना का है, ये कितना है? ये 2 केजी है, और ये वाला 3 केजी। ठीक है, देखो एक तरीका तुम लोग क्या किए होगे समझना। सबसे पहले ये बताओ, इस 2 केजी और 3 केजी का एक्सेलरेशन सेम लिए थे कि अलग अलग लिए थे, पहले मेरे को क्लियर कर दीजिए। अलग अलग लेना है, क्योंकि ये सेम कब, हाँ अलग। ठीक है, तो हम देखो क्या करते हैं, हमको हमको कोई अभी आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए सबका एक्सेलरेशन ऊपर मान लें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, देखते हैं इसको सीखो कि हम कैसे बना रहे हैं, किस तरीके से दिमाग लगा रहे हैं। हमको डायरेक्शन का डाउट था कि पता नहीं कौन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सबका ऊपर मान ली, जो पॉजिटिव आया डायरेक्शन सही होगा, और जो नेगेटिव आया उसके साथ क्या करना है, उल्टा कर देंगे, है ना। अब रहा बात, एक्सेलेरेशन डिसाइड कर लिए, इस पे अगर टेंशन टी है, इस पे टेंशन टी है, तो इस पे कितना होगा, 2T होगा। तो इस पे भी कितना होगा, 2T होगा। नीचे लिख दिए 10, इस पे हो गया 20, और इस पे हो गया 30। चलो फटाफट करके बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे, इस 1 केजी पर इक्वेशन क्या लिखोगे जल्दी बताओ। 2T - 10 इज इक्वल टू A1, 1A1। ठीक है, 2 केजी पर क्या लिखोगे, देखो। 2A2 बिल्कुल सही। और 3 केजी पर क्या लिखोगे, इज इक्वल टू 3A3। ये लिखिए। कितना अननोन है, देखो कितना अननोन है, गिनो फटाफट। 4 है।
A1 A2 A3 और टेंशन टी चार है, और मेरे पास इक्वेशन कितना है, तीन है। तो समझ जाना कि एक इक्वेशन शॉर्ट हो रहा है, यानी कहां से आएगा इक्वेशन वो, कंस्टेंट से आएगा। अच्छा, कंस्टेंट सिर्फ इन दोनों में होगा कि तीनों में कंस्टेंट होगा, ये बताओ। तीनों में होगा, क्योंकि रिलेशन तीनों में है, सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। फटाफट लिखते हैं। इसका 2t ऊपर A1 भी ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे 2t इंटू A1 प्लस इसका t भी ऊपर A2 भी ऊपर, t इंटू A2, इसका t ऊपर A3 ऊपर प्लस t इंटू A3। टी 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 कैंसिल हो गया, तो एक रिलेशन आ गया 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू जी। ये समझ में आया सबको, कंस्टेंट देखो, है ना। इसीलिए पता है हम सबको प्लस रखने के लिए, कि हमको माइनस प्लस का झमेला नहीं लेना है, इसीलिए हम अपने मन से सबको ऊपर ले लिए, इसलिए सब प्लस आया देखो। ठीक है। अब चार अननोन है, चार इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे ना। हाँ कोई बात नहीं, जो तुम ऊपर लोगे नीचे लोगे उसके अकॉर्डिंग सब आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अपने बेनिफिट के लिए सबको ऊपर माने। ठीक है। कौन सा कंस्टेंट वाला? देखो कंस्टेंट वाला फिर से बताते हैं। इस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर, 2t ऊपर, और एक्सेलरेशन भी हम ऊपर माने हुए हैं, तो प्लस 2t इंटू A1। इस बी वाले ब्लॉक पर 2 kg पर टेंशन ऊपर है और इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर माने हुए हैं, प्लस t इंटू A2। इसका भी टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन ऊपर माने हुए, प्लस टी इंटू ए थ्री इक्वल टू जीरो। टेंशन 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 कैंसल, 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब देखो एक ट्रिक, छोटा सा मतलब मैथ्स का एक कमाल बताते हैं तुम लोग। अच्छा, इसको सॉल्व कितने लाइन में करोगे, कितना लग जाएगा टाइम, ये बताओ। हम्म। वैल्यू पुट कर दिए थे। हाँ, इसमें वैल्यू पुट कर देते, फिर क्या किए। ठीक है, देखो एक तरीका बताते हैं, हाँ कि जल्दी कैसे किया जाए, कि हमको एक पेज भी ना लगे और मेरा आंसर आ जाए। ठीक है। देखो तरीका क्या यूज किए थे, समझना ध्यान से। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई की, इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई की, और इस इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई की। ऐसा क्यों किए ये लास्ट में समझ में आएगा। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने से इधर आएगा 40 माइनस 20, प्लस इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने से आएगा t/2 माइनस 10, और इसको 1/3 मल्टीप्लाई करने से आएगा प्लस t/3 माइनस 10। इसमें किसी को डाउट, देखो तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड नहीं आएगा। ठीक, चलो इधर देखो, राइट साइड में क्या आएगा ये बताओ, क्या आएगा बस। 6 7, 6 7 कहाँ से आएगा, देखो 2 इंटू A1 प्लस हाफ इंटू, हाँ 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 ठीक है, तो हाफ इंटू 2A2 क्या होगा, A2 प्लस, और यहाँ क्या आएगा, A3। अब मेरे को बताओ हम ऐसा अरेंज पता क्यों किए, इसका वैल्यू कितना है देखो, जीरो है। इसीलिए हम इस टाइप से अरेंज किए कि ये सब कट के जीरो आ गया। क्या बताओ, एक ही इक्वेशन से टेंशन का वैल्यू निकल गया, हाँ या ना। एक ही वैल्यू से निकल गया, एक ही इक्वेशन से। अब कुछ नहीं करना है, टेंशन का वैल्यू यहाँ डालो A1 निकल गया, टेंशन का वैल्यू यहाँ डालो A2 निकल गया, टेंशन का वैल्यू यहाँ डालो A3 निकल गया। तो क्या ये एक पेज लगेगा कि एक पेज से कम नहीं हो गया। हाँ, तो ये दिमाग थोड़ा लगाना है। ठीक है इसको। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने को टाइम भी बचाना है और जल्दी भी करना है, इसीलिए ये तरीका हम बताएं कि इस तरह, इस टाइप के राइट हैंड साइड को ऐसा अरेंज करो कि तुम्हारा कंस्टेंट वाला ओके वो डायरेक्ट जीरो हो जाए, बस। ठीक है, इसको उतार लो, इस मेथड को पूरा उतार लो। याद करो कैसी वर्मा में। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, ये वाला। हम्म। हाँ देखो, अब दोबारा देखो, इसको समझाते हैं। अब तुमको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों नीचे आए।
ठीक है, तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तुमको लग रहा होगा एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, ऐसा तुमको लग रहा होगा। अब तुम समझो, समझना ध्यान से, हाँ, कि अगर इस पुली को रोक दिया जाए, इसको हम पकड़ ले अपने हाथ से, तो 3 kg किधर किधर जाएगा बताओ? नीचे जाएगा। तो एक एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 kg जो है नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और 2 kg भी ऊपर जाएगा कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हाँ या ना, अगर इसको पकड़ लिया जाए तो। ठीक है, अब ऐसा समझो कि इस ब्लॉक को ऊपर हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस ब्लॉक को हम किधर लेके जा रहे हैं? ऊपर। कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर ये वाला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा, तो ये वाला पुली किधर आएगा? नीचे आएगा। कितने कितने एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये वाला जो लटका हुआ है, ये पूरा नीचे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आएगा। हाँ या ना? है ना? तो इसका मतलब 2 से तो पहले नीचे जा ही रहा था, और 4 से नीचे जाएगा, तो टोटल इसका नीचे हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये 2 से ऊपर जा रहा था, और पूरा सिस्टम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा था, तो इसका नेट एक्सेलरेशन नीचे कितना लिखोगे? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो बताओ, क्या ये दोनों नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। और क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम हुआ कि अलग अलग हुआ? अलग हुआ। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा एक्सेलरेशन अलग अलग लो, अलग अलग मान ली, ठीक है, और आगे बढ़ो। ठीक है। किसमें? वो सेकंड पार्ट के लिए होगा, क्वेश्चन 20 से, वो हम अभी क्वेश्चन करेंगे, वो बताएंगे कि क्या, क्यों दिया गया था। इसी, हाँ हाँ, ठीक है, ये हो गया, सबका हो गया, देखो तो। हो गया, चलो। चलो, ये हो गया। ये भी बता दिए कि 3 ब्लॉक रहेगा, यानी इस टाइप का रहेगा, तो कैसे करना है। ठीक है। अब आते हैं क्लैंप वाले पे, जो हम लोग बार बार इसमें फंस रहे थे, कि क्लैंप का फोर्स कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझना, ठीक है, कि क्लैंप का फोर्स कैसे निकालते हैं। एक अगर सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, ये 4 kg और ये 2 kg। ठीक है, तो मेरे को बताओ एक्सेलरेशन का डायरेक्ट वैल्यू बताओ कितना होगा, जल्दी। या इसको लेते हैं 6 kg लेते हैं, यार 1 kg लेते हैं। चलो बताओ एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ जल्दी। पक्का? देख लो सब कुछ। 10 कैसे होगा जी? अच्छे से। 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये सब सीखो जल्दी। जल्दी कैसे किया जाए, वैसे तो करने को कर ही सकते हैं, लेकिन जल्दी कैसे किया जाए। तो इधर 10 हो गया, टेंशन टी, टेंशन टी। ठीक है, नॉर्मल एमजी तो इधर होगा, कोई इधर नहीं। तो खींचने वाला तो 10 ही है बेचारा, अपोज करने वाला कोई नहीं। तो 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5, तो 10/5 एक्सेलरेशन दो। जब एक्सेलरेशन आ ही गया, तो और इस पे इक्वेशन हम लिख सकते हैं, 10 - t, क्योंकि नीचे जा रहा हूँ, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 10 - t इज इक्वल टू 2। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आएगा, देखो। आ गया है। अब हम लोग टेंशन क्यों निकालें? क्योंकि हमको निकालना था क्लैंप। ठीक है, अब समझना इस क्लैंप पे कैसे निकालना है। तो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए पुली का, तो एक टेंशन इधर होगा, एक टेंशन इधर होगा। हाँ या ना? होगा।
तो मेरे को ये बताओ, समझना, आप बस यहीं पे एक छोटा सा कंसेप्ट लगाएंगे और आंसर आ जाएगा हमको। एक टेंशन टी इधर है, एक टेंशन टी इधर है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, क्या बोल सकते हैं इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है तो √2t होगा, सीधा वेक्टर का यूज करके। याद करो, ये सब चीज सिखाया हुआ है कि टी और टी 90 डिग्री में होगा तो √2t। अब तुम बताओ कि इस पुली को एक धागा इधर खींच रहा है, एक धागा इधर खींच रहा है, तो दोनों मिलके क्लैंप को अंदर अंदर मतलब उसको दबा रहा होगा। कितने फोर्स से √2t से दबा रहा होगा, है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ से बोल सकते हैं कि अगर वो इधर √2t से दबा रहा है तो क्लैंप भी उल्टा √2t ही लगा रहा होगा। बस, तो हो गया क्लैंप फोर्स। यानी कि अब हम लोग क्लैंप फोर्स कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा तरीका, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, उसमें से जितना आया टेंशन सबका रिजल्टेंट निकाल लो, जो भी रिजल्टेंट आएगा वही क्लैंप फोर्स होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 8 × √2। ये लॉजिक समझे कि नहीं समझे ये बताओ तुम। बस हो गया चीज, इसको उतार लो बस। यानी कि फॉर यहां लिख देते हैं, फॉर क्लैंप फोर्स फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टेंशन फोर्स ऑन पुली। उतार लो इसको, बस एक छोटा बोले तो हम लोग ऑल टोटल चीज सीख चुके हैं, हर चीज निकालना सीख चुके हैं। बस एक नया नया चीज जो आएगा, क्लैंप फोर्स कैसे निकालना, ये रहा कंसेप्ट। ठीक है, इसको उतार लो और आज के बाद याद रखना कि क्लैंप फोर्स कैसे निकाला जाएगा। चलो उतार ली सबको। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो कुछ कुछ एरोडोव का क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। खाली डरना मत, है ना, क्योंकि तुम लोग को सब कुछ नहीं ऐसा। फिर वही बात, कोई जरूरी थोड़े ना 90 डिग्री में हो, क्लैंप पे किधर भी लग सकता है। हम यहाँ लॉजिक क्या लिखा है ये पढ़ो बस, कि क्लैंप का फोर्स निकालने के लिए हमेशा आपको टेंशन का रिजल्टेंट निकालना है पुली पर। हम ये कहीं लिखे कि 90 डिग्री होगा हमेशा, ये बताओ, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो एक यूरोडोव का क्वेश्चन है 1.74। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, क्योंकि अब जो उसमें क्वेश्चन देखोगे ना यूरोडोव में, तो लगेगा कि नहीं हम ये क्वेश्चंस बना सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बना सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन में ये है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यूरोडोव का क्वेश्चन का बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लर आ रहा है तो कोई नहीं। हाँ ठीक है ना, मेरी तरफ से ठीक है। देखो, कुछ क्वेश्चन में ये था कि एक पुली है और इसका मास m है, स्मॉल m, एक छोटा सा बॉल है और इसका मास है कैपिटल M।
और ये छोटा सा बॉल और ये जो रॉड है पूरा एल लेंथ का, ये भी सेम हाइट पर है, एग्जैक्टली सेम हाइट पर। ठीक है, और दिया हुआ है एम इज ग्रेटर देन एम। तो मेरे को बताओ कि क्या होगा, ये रॉड किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? नीचे जाएगा। और ये बॉल ऊपर जाएगा। तो बताओ कभी ना कभी ये बॉल इस एंड को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्वेश्चन यही है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू क्रॉस द रॉड। ठीक है, अब इसको तुम लोग अपने एंड से ट्राई करो। हम 5 मिनट का समय देते हैं, और हम ये बताएंगे भी कि यूरोडोग में ऐसा क्या खासियत है कि इसको बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत सीखे और बना लिए। इसको बनाना चाहिए, जब पूरा चीज सीख गए तभी इसको बनाना है, हाथ डालना है यूरोडोग पे। चलो इसको बनाओ। ब्लर आ रहा है क्या सबका? पहले डायग्राम बना लो ना, डायग्राम बना लो बढ़िया से, उसके बाद खुद से बनाओ। एक बॉल है स्मॉल एम का, कैपिटल एम का, रॉड है एल लेंथ का। ठीक है, उसके बाद बनाओ।
चलो देखो इसको हम बताते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। किस यूरोप का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट आना चाहिए। सबसे पहले ये बताओ, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? जल्दी। सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना, हाँ, इसका एक्सेलरेशन एक लाइन में लिख सकते हैं, कैसे? इसका कैपिटल एम जी नीचे, इसका भी स्मॉल एम जी नीचे। ठीक है, तो मेरे को बताओ, ये कैपिटल एम जी तो खींच रहा होगा, ये स्मॉल एम जी हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है, तो इसका डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, हाँ या ना? आराम से लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये जो रॉड है वो नीचे आएगा और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको पूरा रॉड को पार करने में क्या इसको कितना डिस्टेंस चलना होगा? एल चलना होगा या एल से कम चलना होगा? पूरा रॉड को ठीक है, अब देखना ध्यान से, एल बाई टू नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते, ऐसा भी नहीं बोल सकते। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, ध्यान से समझना। हाँ, जैसे कि ये रॉड है और ये बॉल है, तो ये जो है, ध्यान से समझो, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस बॉल को देखो, अगर ये रुका रहता तो पूरा एल चलना पड़ता है, पर ये रुका हुआ है कि ये भी मूव कर रहा है? ये बताओ। मूव कर रहा है, तो दोनों जब मूव कर रहा है, तो मेरे को बताओ, इसको पूरा पार करने के लिए पूरा एल चलना होगा कि एल से थोड़ा कम में ही काम चल जाएगा? ठीक है, और एल बाई टू जो बोले वो सही बोल रहे हो, वैसे एल बाई टू इसलिए बोल सकते हैं, तुम समझना ध्यान से, एक एक आदमी उधर से आ रहा है, एक आदमी इधर से जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन से, तो बताओ दोनों जब पार होगा, या उसको छोड़ो एल बाई टू वाला कंसेप्ट, हम ये बोलेंगे, अब देखो इरोडोव क्या करता है, और ये कंसेप्ट हम सिखाए भी हैं, कि जब भी दो पार्टिकल मूव करे, क्या कंसेप्ट लगाना होता है, याद करो जल्दी। एक को रोक देना, ये रिलेटिव का कंसेप्ट तुरंत आ जाना चाहिए। तो एक को जब रोक देंगे, तो मान के चलो रॉड रुक गया। ठीक है, रॉड रुक गया, तो जब रॉड रुक गया तो बॉल चलेगा। तो इनिशियली तो दोनों का वेलोसिटी जीरो था, दोनों को रिलीज किए थे, तो दोनों का वेलोसिटी जीरो है। तो मेरे को बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, क्योंकि रॉड रुक चुका है, रॉड इज इन रेस्ट, हम लोग ये मान लिए, रिलेटिव का कंसेप्ट लाया, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। बॉल का एक्सेलरेशन किधर लिखो, कितना लिखोगे? किधर है बॉल का, ऊपर है, तो ए जे क्या माइनस, रॉड का किधर है, नीचे है, माइनस ए जे क्या, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा टू टाइम्स ए जे क्या। इसका मतलब ये हुआ, समझना ध्यान से, कि क्वेश्चन को देखो इरोडिक को कितना जल्दी जल्दी बना सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ सारा कंसेप्ट पढ़े हुए तुम लोग, कि बॉल यहाँ है, इधर जाएगा टू ए एक्सेलरेशन से, और इसको कितना डिस्टेंस चलना है, अब बोल सकते हैं कि अब इस जब इस रॉड को रोक दिए तो पूरा क्रॉस करने के लिए एल चलना होगा, हाँ या ना? चलना होगा, और इसको कितना लेंथ चलना है, एल, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो क्या टाइम निकालने के लिए, समझो ध्यान से, हम एक एक स्टेप में सब लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और टू ए एक्सेलरेशन से जा रहा है इस साइड, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो क्या टाइम का ये वाला फंडा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ये बताओ। लगा सकते हैं, तो टाइम का वैल्यू हो गया रूट अंडर टू इंटू कितना हाइट चलना है, इसको एल हाइट चलना है, नीचे जी, यानी एक्सेलरेशन लेते थे यहाँ पर, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या लोगे, ये बताओ, एक्सेलरेशन यहाँ क्या लोगे, इस टू, ये टू टू कैंसल हो गया, और एक्सेलरेशन ए का वैल्यू हमको पता ही है, यानी इसका क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिखेंगे रूट अंडर
एल डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन में एम माइनस एम इंटू जी डिवाइडेड बाय ऊपर चल गया एम प्लस एम। अब बताओ इसमें से तुम ऐसा क्या चीज है जो तुम नहीं पढ़े हो, देख कर बताओ, ऐसा कोई चीज है? हम्म? बताओ जी। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये भी चीज पढ़े हुए हैं, ये भी चीज पढ़े हुए हैं, और ये भी चीज पढ़े हुए हैं। अब इसको हम देखो कितना स्टेप लगा, एक स्टेप में एक्सेलरेशन, एक स्टेप में रिलेटिव वेलोसिटी, और एक स्टेप में टाइम। यानी यूरोडोव का भी क्वेश्चन ना तुम इस तरीके से बना सकते हो। बस क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास हर चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्सेल अब देखो कि इस यूरोडोव का क्वेश्चन एक पेज में कैसे जाता है, लोग बोलते हैं ना कि यूरोडोव बहुत लेंदी बनता है, कैसे जाता है? इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए कम से कम तुमको तीन इक्वेशन, दो इक्वेशन लिखना होगा, पहले ये बताओ। लिखना होता, तो यहाँ दो इक्वेशन बना बढ़ा, ठीक है। उसके बाद इस टाइम को निकालने के लिए फिर से तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होता, हाँ या ना? लगाना होता। तो इसी टाइप से देखो चीज बढ़ जाता है खाली, लेकिन तुम इसको अपने कंसेप्ट से करोगे कि जल्दी कैसे करना है, एक लाइन में एक्सेलरेशन, एक लाइन में खाली सोचना है कि रिलेटिव वेलोसिटी लगाना है, और एक लाइन में टाइम निकालना है, आगे आंसर। ठीक है। तो यूरोडोव देखो ऐसा कोई भी चीज नहीं कि जो चीज टफ है नहीं बना सकते। यूरोडोव बनाने के लिए तुम्हारा कंसेप्ट ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर का मतलब ये है, किस, ना अभी पढ़े ही नहीं तो सेंट, ना सुन। अभी मतलब देखो जो चीज पढ़े नहीं है उसको लगाना ही नहीं है। देखो यहाँ तक ऐसा जो कोई चीज है क्या जो हम नहीं पढ़ा और लगा दी, ऐसा तो कुछ तो नहीं है। नहीं ना। तो धीरे देखो धीरे धीरे अब इसी क्वेश्चन को हम लोग वेराइटीज ऑफ मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग इतना ही चीज पढ़े हैं, जितना चीज, और उसी से देखो क्वेश्चन बन गया। तो यूरोडोप बनाने के लिए ऐसा कोई नहीं है कि तुमको एकदम ज्ञानी होना होगा, बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, बहुत चीज पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने कंसेप्ट को है ना शार्प करो बस। शार्प का मतलब ये है कि किस जगह क्या देख के तुमको कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है। जिस दिन ये चीज तुम लोग सीख गए, बस फिजिक्स उसी दिन से समझो कि तुमको आसान लगने लगे। जैसे हमको इस क्वेश्चन को देखते ही लग गया था कि दो पार्टिकल मूव करने वाला है, हम मेरे दिमाग में तुरंत रिलेटिव स्ट्राइक कर रहा था। रिलेटिव स्ट्राइक किया, फिर देखे यहाँ पर अच्छा इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन है एल एल जाना है, ये शॉर्टकट पता है हमको, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और देते हैं, यूरोडोव का ही देते हैं ताकि, हाँ बोलो बोलो। ना उसमें कैसे जी, इसमें टेंशन टी होगा, इसमें टेंशन टी होगा। तो एक इक्वेशन लिखोगे एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम, एक में लिखोगे स्मॉल एम जी टी माइनस एम जी। हाँ कोई ना कहीं होगा ही छोटा छोटा, बस उसी को करेक्ट करो। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देते हैं यूरोडोप का ही। ठीक है। अब देखो क्या किया है ना, यूरोडोप क्या किया, एक क्वेश्चन में वो दिया था, दूसरा क्वेश्चन में देखो दिमाग लगा के क्या किया, वो दो पुली का सेटअप लगा दिया। कैपिटल एम, स्मॉल। अब कुछ इस टाइप का सेटअप लगाया है, क्वेश्चन वही है, ये एल लेंथ है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू क्रॉस द रॉड। ठीक है, इसको होमवर्क लिख लो, इसको आराम से घर में सोच के बनाना, इस घर को में कैसे बनाएंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, ये वाला हो गया, एक और क्वेश्चन देते हैं।
माइक ऑफ कर लो जी, इसका घर में आवाज कर रहे बच्चे। बोलो। एक क्वेश्चन ये हो गया, पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देते हैं। जैसे कि ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से, हम समझा देते हैं। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये ब्लॉक अगर नीचे जाएगा एच हाइट तक, तो ये छोटा सा बॉल है वो किधर जाएगा? ये ऊपर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। ठीक है, इसको बनाना, ये शायद नहीं नहीं भी बने। नहीं इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है जो हम नहीं बताएं, लेकिन तुम इतना फिजिक्स पढ़ लिए हो कि शायद वो कंसेप्ट तुम लोग खुद से सोच सकते हो। ठीक है, तो तुम लोग एक बार इसको बनाना, फाइंड। ठीक है, कितना ऊपर जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, हम पहले बता रहे हैं, आंसर आंसर जो है वो 2h नहीं है। जो लोग सोच रहे हो कि इसका आंसर 2h है, वो 2h नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को घर में ट्राई करना, इन दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को हम आराम से कैसे बना सकते हैं, किस तरह से। ठीक है, और एक काम करते हैं, दो क्या और क्वेश्चन दे ही देते हैं तुम लोगों को। एक और क्वेश्चन देते हैं, ये वाला जो तुम लोग बोला था ना क्लैंप वाला, एक क्लैंप का क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। दोनों का मास सेम है। ठीक है, इस क्लैंप पर, ये वाला जो क्लैंप है, फाइंड द फोर्स exerted on the clamp। ये सारा क्वेश्चन बना के रखना, नेक्स्ट क्लास में इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन जो हम लोग जितना पढ़ चुके हैं वो हम लोग का 80% कवर हो गया। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन 20% और बाकी है हम लोग। ठीक है, उस 20% में हम लोग को सूडो फोर्स पढ़ना है, प्लस वेज कंस्ट्रेंट पढ़ना है। उस समय हम बताएंगे कि क्या होता है वेज कंस्ट्रेंट। ये दो टॉपिक हम लोग का भी न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में छूटा है, एक सूडो फोर्स और वेज कंस्ट्रेंट। और अब समझ लेना, ठीक है, जिसको न्यूटन लॉस ऑफ मोशन समझ में आ गया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, आगे आने वाले चैप्टर में सब कुछ बाएं हाथ का खेल रहा है। बाएं हाथ का मतलब कि मतलब तुम ऐसा समझो कि तुम सब कुछ सीख चुके हो पूरे फिजिक्स के बारे में, फोर्स से रिलेटेड। अब आगे जैसे हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, एक सिर्फ नया फोर्स आएगा, फ्रिक्शन। चीज वही होगा, उसमें भी एक्सेलरेशन होगा, टेंशन होगा, नॉर्मल होगा, सब कुछ होगा, बस एक नया चीज इंट्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन। सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहां एक बस नया चीज इंट्रोड्यूस होगा, तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यानी कि ये बेस था पूरा फिजिक्स का, जिसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक बार कमांड आ गया ना कि हमको अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको आगे आने वाले चैप्टर पूरा 11th में जहां जहां जैसे कि हम बता रहे हैं, फ्रिक्शन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया,
रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगा। फ्लूइड्स चैप्टर हो गया, कहीं नहीं। यानी हम अभी भी बोल रहे हैं कि अपना खाली ये जो चैप्टर है ना, NLM, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, इसको एकदम अपना तगड़ा बना लो। जितना ज्यादा स्ट्रांग बनाओगे NLM को, आगे आने वाला चैप्टर तुमको उतना आसान लगेगा। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को बना के रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 80%, ये जो 20% बचा हुआ है उसको खत्म कर डालेंगे पूरा, और फिर तीसरे क्लास से हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मतलब कि हम तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अलग पढ़ाते हैं, फ्रिक्शन अलग पढ़ाते हैं, उसको अलग हम पढ़ाते हैं, इसमें साथ में हम नहीं पढ़ाते। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन एक नया टॉपिक ही मान के हम उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन तुम बुक वगैरह में देखोगे ना, तो फ्रिक्शन उसी में इंक्लूडेड रहता है। तो मतलब कि हर चीज को मिक्स कर दोगे ना, तो फिजिक्स बहुत टफ लगता है। तो उसी चीज को हम सबको तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं। पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अलग कर लेंगे, फ्रिक्शन अलग कर लेंगे, सब कुछ अलग। फिर लास्ट में जब जोड़ देंगे ना, तो तुमको लगेगा कि बहुत आसान है चीज। ठीक है, तो इसलिए हम इस चैप्टर में नहीं, इसके अगले चैप्टर से हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर बोलो। हाँ, ग्राफ वाला मेरा हम लोग का छूटा हुआ है टॉपिक, ग्राफ का टॉपिक छूटा हुआ है। तो देखो, एक बैच जो मेरा पैरेलल चल रहा है ना, तो उसका जिस दिन ग्राफ वाला मतलब सेशन आएगा ना, तो हम लोग दोनों को मर्ज करके ग्राफ पढ़ा देंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा टाइम भी बचेगा, है ना, क्योंकि इसमें ही पढ़ाएंगे उसमें ही पढ़ाएंगे, तो दोनों को मर्ज करके वो जो ग्राफ वाला सेक्शन है उसको हम खत्म कर देंगे। और इसमें भी कुछ कुछ, हाँ, हाँ, इसमें भी कुछ कुछ बच्चा है जिसका वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला भी पार्ट छूटा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि जब उसमें भी वेरिएबल एक्सेलरेशन लेंगे तो, और या फिर सिंपल हम बता रहे हैं, जिसको वेरिएबल एक्सेलरेशन फिर से पढ़ना हो, ठीक है, ग्रुप में नोटिफिकेशन आते रहेगा, तो हम उस दिन डाल लेंगे कि वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला हम फिर से पढ़ा रहे हैं, ग्राफ हम फिर से पढ़ा रहे हैं, न्यूटन्स लॉस हम फिर से पढ़ा रहे हैं। तो जिसको जिस टॉपिक में डाउट है, देखो तुम लोग का बैच सबसे आगे अभी है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम लोग को पीछे का कुछ पढ़ना है जो छूटा हुआ है, जैसे कि तुम लोग का पीछे वाला जो बैच है, तो लोग लेट से सब ज्वाइन किया हुआ है, तो उसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी, रेल रिवर और रेल प्रॉब्लम चल रहा है। तो रिवर रेल प्रॉब्लम जैसे ही खत्म होगा, तो वो लोग को हम इसका बताएंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला। वो खत्म होगा, फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा। तो इसलिए तुम लोग का कोई भी पार्ट छूटा हुआ हो तो मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, हम तुम लोग को उस बैच जब स्टार्ट होगा तो उसमें तुम लोग को ऐड कर देंगे। ठीक है। हाँ, 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 तो इसलिए, हाँ, इसीलिए बोल रहे थे, हमको पता है कि इस बैच में कुछ कुछ का वेरिएबल एक्सेलरेशन छूटा हुआ है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जब भी हम उसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे ना, हम बकायदा सब ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। तो बस उस क्लास में ज्वाइन हो जाना। ठीक है। और अगर नहीं भी ज्वाइन हो पाओगे, अगर, हाँ, अगर नहीं भी ज्वाइन हो पाओगे, कहीं क्लास है इधर उधर, तो कुछ नहीं, वो वीडियो कम से कम देख लेना तुम। ठीक है। चलो, थैंक यू। हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।